ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू के दावे पर किया पलटवार। कहा, बच्चों पर लाठी चलाओ फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुणे दौरे की तैयारियों में जुटी पार्टी। कांग्रेस नेताओं ने की सुरक्षा की समीक्षा। 22 अगस्त को पुणे आएंगे राहुल, छात्रों से करेंगे संवाद। आजम खान के ठिकानों पर ईडी की रेड। जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली से लेकर रामपुर सहारनपुर तक 10 जगह छापेमारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का लोक भवन मार्च। वाटर कैनन, टीयर गैस तैयार, कई रास्ते बंद। छात्रों पर AK-47 के इस्तेमाल के विरोध में निकाला जा रहा है मार्च। टीएमसी सांसद के बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। अभिषेक बनर्जी ने दायर की थी याचिका। न्यायमूर्ति कृष्ण राव करेंगे मामले की सुनवाई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज। मोदी सरकार को घेरने और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। खड़गे करेंगे बैठक की अध्यक्षता। रांची में छात्रों का प्रोटेस्ट जारी। परीक्षा रद्द होने पर छात्र नेता ने कहा, सिटिंग जज की अध्यक्षता में हो जांच। बीजेपी विधायक MLA पन्नालाल शाक्य का विवादित बयान। कहा, रामायण महाभारत में पुरुष ही मरे, सीता माता को बताया था मौत का समान। बंगाल के बाद राजस्थान में CJP शुरू कर रही है स्कूल ठीक करो अभियान। CJP प्रवक्ता आशुतोष राका ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को दी चुनौती। कहा, आपके कार्यकाल के दौरान बने 10 सबसे शानदार स्कूल बताइए। कोलकाता के होटल में लगी आग, 9 लोगों की गई जान, 6 लोग घायल। जान गंवाने वालों में बांग्लादेशी भी शामिल, इलाज कराने आए थे। इमरान खान से 9 महीने बाद मिली बहन नूरीन। अदियाला जेल में हुई मुलाकात। हॉस्पिटल शिफ्ट किए जाएंगे पूर्व PM। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से संपर्क रोकने का दिया आदेश। रणनीति में किया बदलाव। ट्रंप ने कहा, ईरान डील के लिए तैयार हो तभी बातचीत होगी। हॉर्मुज को लेकर तनाव जारी। मिसाइल हमलों से भड़का UAE। ईरान के साथ सभी व्यापारिक और वित्तीय लेन देन पर लगाई रोक। अगली सूचना तक जारी रहेगी रोक। मॉस्को और तेहरान के बीच सैन्य संबंधों में बड़ा बदलाव। ईरान का सैन्य भंडार भरेगा रूस। कैस्पियन सागर के रास्ते तेहरान को ड्रोन पार्ट्स और विस्फोटक भेज रहा मॉस्को। ड्रिंक ड्राइविंग केस में फंसे डेविड वार्नर। कोर्ट ने लगाया $1500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना। वार्नर ने कोर्ट में शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप किया स्वीकार। अमेरिका और कनाडा के बीच आखिरी वक्त में हुई बड़ी डील। अमेरिकी सामानों के लिए कनाडाई बाजार तक व्यापक पहुंच। आर्थिक सुरक्षा और डिजिटल ट्रेड जैसे कई चीजें शामिल। ट्रंप ने 3 दिन के लिए टाला 50% टैरिफ का फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को दिया निर्देश। कहा, युवाओं को औपचारिक ऋण व्यवस्था से जोड़ी, अपेक्षाएं पूरी करें। DRDO की नई तैयारी। सेना के लिए हथियार बनाने में अब प्राइवेट कंपनियां भी देंगी साथ। हर प्रोजेक्ट में चुनी जाएंगी 2 कंपनियां जो प्रोटोटाइप करेंगी तैयार। गोदरेज की प्राइवेट क्रेडिट बाजार में एंट्री। 2000 करोड़ का फंड लॉन्च। कारोबारी विस्तार का हिस्सा है गोदरेज का ये फैसला। PNG कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मिली मंजूरी। 1 सितंबर से होगी लागू। घरेलू PNG कनेक्शन की संख्या बढ़ाना है इस योजना का मकसद। यूपी की राजधानी लखनऊ में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो बताने से पहले इस वीडियो को देखिए। लड़के देखो
पुलिस वाले को क्या करोगे? पुलिस वाले छोड़ छोड़ मेरी लड़की देखो छेड़ रहे हो क्या? छोड़। मेरी लड़की देखो छेड़ रहे हो। छोड़ हाय दरअसल लखनऊ के पारा क्षेत्र में अवैध डेयरियों, अतिक्रमण और गंदगी के खिलाफ नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि भीड़ ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव किया, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया और एक दरोगा के साथ मारपीट की। रिपोर्ट के मुताबिक दरोगे पर लोहे की जंजीर से हमला किए जाने का भी आरोप है। हमले में पुलिस के साथ नगर निगम के कर्मचारी भी घायल हुए। 3 सरकारी वाहनों के शीशे तोड़े जाने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुल 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिनमें नामजद और अज्ञात आरोपी शामिल है। पुलिस ने पहले 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया और बाद में 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। हमले के बाद प्रशासन ने भी अपना रुख साफ कर दिया। मंगलवार को भारी पुलिस बल और PSC की मौजूदगी में पारा और आसपास के इलाकों में अवैध डेयरियों के खिलाफ दोबारा अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में 197 मवेशियों को जब्त किया गया। इन्हें अलग अलग कांजी हाउस और निर्धारित पशु आश्रय स्थल भेजा गया। नगर निगम के मुताबिक कार्रवाई बुद्धेश्वर, पारा, गडियाना, ज्ञानेश्वर विहार और शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय रोड स्थित कई इलाकों में की गई। अधिकारियों का कहना है कि कुछ जगहों पर लंबे समय से अवैध डेयरियां चलने और सड़कों नालियों में गोबर जमा होने की शिकायतें थी। इसी आधार पर अभियान चलाया जा रहा था। मेयर सुषमा खरकवाल ने सरकारी टीम पर हमले को गंभीर बताया है। उनका कहना है कि सरकारी काम में बाधा डालने, अधिकारियों कर्मचारियों के साथ अभद्रता या हमला करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से भी संकेत दिया गया है कि गंभीर आरोपों वाले लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। देखिए, पुलिस की और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई है, लेकिन कल जिस तरीके से इन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को मारा और जिस तरीके से इन्होंने एक इंस्पेक्टर को मारा, ये गलत काम किया है। इस पे सख्त कार्रवाई होगी। आज ये इलाका पूरा साफ होगा। लेकिन ऐसा भी सुनने में कई बार हमला पहले भी कर चुके हैं नगर निगम टीम के भी ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी। हाँ, तो अब आज जवाब दे रहे हैं ना। आज मैं खुद आई हूँ यहाँ पे। ये जब इन्होंने पुलिस प्रशासन पे हमला किया है, पुलिस सुरक्षा करने के लिए, न कि आपके मार खाने के लिए। इस पूरे मामले का दूसरा पहलू भी महत्वपूर्ण है। अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी भी सरकारी अभियान के दौरान हिंसा, पथराव या पुलिस कर्मियों पर हमला कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। दूसरी तरफ कार्रवाई करते समय प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि पशुओं को सुरक्षित तरीके से हटाया जाए और वैध डेयरी संचालकों तथा अवैध गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाए। अब ये मामला सिर्फ अवैध डेयरियों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं है। एक तरफ नगर निगम शहर में अवैध पशुपालन और उससे जुड़ी गंदगी पर कार्रवाई का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस पर हमले के आरोपों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें हैं। फिलहाल 197 मवेशी जब्त किए जा चुके हैं, 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है और कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है, जबकि नगर निगम ने अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान जारी रखने के संकेत दे दिए हैं। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई का अगला चरण क्या होता है और क्या प्रशासन अवैध डेयरियों पर स्थानीय रोक लगाने के साथ साथ पारा में कानून व्यवस्था भी पूरी तरह बहाल कर पाती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। जिसके दिल में दर्द न हो, जानवर हैवान है, जो किसी के गम को बांटे, बस वही इंसान है। बेसहारों का सहारा जो यहाँ बन जाता है, सच्चे मानो में मसीहा बस वही कहलाता है। अपने दिल के इस टुकड़े से, अपने दिल के इस टुकड़े से इस तरह मोड़ के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार छात्रों के मुद्दे को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं।
इसी कड़ी में उन्होंने छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत राहुल गांधी उत्तराखंड, राजस्थान और प्रयागराज में छात्रों से संवाद कर चुके हैं और उनकी समस्याओं को सार्वजनिक मंच पर उठाते रहे हैं। अब 22 अगस्त को पुणे में राहुल गांधी के छात्रों से जुड़ने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन कार्यक्रम से पहले पुणे में कर्फ्यू लगाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि प्रशासन का ये फैसला राजनीतिक कार्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रमों को पहले भी अलग अलग जगहों पर प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ा है। देहरादून और कोटा में हुए कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि इजाजत और बैनर पोस्टर को लेकर परेशानियां खड़ी की गयी। हालांकि बाद में कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रयागराज में भी 8 अगस्त को प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले मैदान की इजाजत रद्द किए जाने का मुद्दा सामने आया था। और अब पुणे को लेकर सवाल यही है कि क्या प्रशासन का फैसला कानून व्यवस्था से जुड़ा है या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी जेनजी के बीच राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से बुरी तरह से घबराई हुई है और राहुल गांधी अकेले ही बीजेपी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी जवाबी हलफनामे में पहली बार साफ तौर पर माना है कि सिवान में एक पुलिसकर्मी ने AK-47 से हवा में 4 राउंड फायरिंग किए थे। सरकार के मुताबिक JP चौक के पास पुलिसकर्मी भीड़ में फंस गया था और अपनी सुरक्षा के लिए उसने हवा में फायरिंग की। राज्य सरकार का दावा है कि AK-47 की फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि संबंधित पुलिसकर्मियों को कथित गलत व्यवहार के आरोप में निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं हाथी चौक के पास भीड़ को हटाने के दौरान एक ASI ने पिस्तौल से 2 गोलियां चलाई, जिसमें 3 प्रदर्शनकारियों को मामूली चोटें आईं। सरकार ने स्पष्ट किया कि ये चोटें AK-47 की गोली से नहीं लगी, लेकिन अब RJD नेता तेजस्वी यादव ने सरकार की कार्रवाई पर सवालों की पूरी लिस्ट खड़ी कर दी है, साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। 19 अगस्त को हम लोग जो है राजभवन मार्च करेंगे और ये खुला मार्च है। इसमें सभी लोगों को हम आमंत्रण देना चाहेंगे, सब लोग आए, जुटे, अपने आवाज को बुलंद करें। इसके अलावा तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट किया, आखिर छात्र प्रदर्शन में AK-47 पहुंची कैसे, इसे किस यूनिट से जारी किया गया और इसे जारी करने का आदेश किस अधिकारी ने दिया। तो वहीं RJD प्रमुख लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि लूट तंत्र से बनी धम्बी सरकार उनकी लोकतांत्रिक मांगों को सुनने की बजाय AK-47 से गोलियां बरसाती है। ये अन्यायपूर्ण है। इस तानाशाही के विरुद्ध सभी 19 अगस्त को पटना में एकजुट हो। यानी देखा जाए तो एक बार फिर AK-47 को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। फिर वही सवाल सियासत में गूंज रहे हैं जिन्होंने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई थी और अब ये मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देश कोई भी हो, चाहे वो इतना विकसित जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो UK हो, मैं जहां पर भी गई मैंने देखा कि सारे के सारे देशों में जो पढ़ाई है छोटी क्लास से लेकर कॉलेज तक फ्री है। वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे किसी भी प्राइवेट स्कूल से 10 गुना बेहतर है। तो हमारे देश में पढ़ाई को एक बिजनेस क्यों बनाया हुआ है, बता सकते हो आप? जो चीज किसी देश को आगे ले जाने में सहायक हो, जो कि पढ़ाई है। पढ़ेंगे आप तभी तो बढ़ेंगे आप। पढ़ाई अगर हमारी इतनी महंगी कर देंगे तो कौन स्कूल जाएगा भाई? आज जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें से जाने कितने गवर्नमेंट स्कूल्स बंद कर दिए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर दो, प्राइवेट स्कूल्स को चलने दो। आपकी माने तो प्राइवेट स्कूल्स को चलने दो और उनकी जो फीस है उसको हटाओ, उनको गवर्नमेंट स्कूल की तरह ही चलाओ, ताकि गरीब से लेके अमीर, पॉलिटिशियन से लेकर डॉक्टर, कुछ भी हो, सारे बच्चे एक ही जगह पढ़ें, एक ही तरह पढ़ें, एक ही उनकी यूनिफॉर्म हो, एक ही तरह का उनका सबका सिलेबस हो, कोई भेदभाव ना हो,
तब वो गवर्नमेंट कहलाती है। लेकिन हमारे यहाँ इतने डिवीजन है, इतने आरक्षण है, इतना फ्रीबीज है, इतना सब कुछ है, बस वो नहीं है जो होना चाहिए। पढ़ाई नहीं है, चिकित्सा नहीं है, और खाने पीने से लेकर कोई भी चीज देख लीजिए, सब में मिलावट है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक काम सीख रखा है, बिजनेस। पैसा बनाना है, चाहे वो इंसान की जान लेकर बनता हो, चाहे बच्चों का भविष्य से खेलकर बनता हो, चाहे वो किसी भी तरह हो, पैसा बनाना है। हमारी सोच ही इतनी गंदी है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें समझ में नहीं आता है। मैं सोचती थी हमारा जो नेता है वो हमारे बारे में इतना सोचेगा, लेकिन उनकी सोच सिर्फ टैक्स को कैसे लेना है जनता से, कैसे वसूल करना है, सिर्फ इसी चीज पर दिखाई दी मुझे। इस चीज पर बड़े प्रिसीजन से काम हो रहा है कि टैक्स कितना, क्यों, कैसे, किससे वसूल किया जाए, इस पर इतना बारीकी से काम होता है पूरे साल। इतना हमारी चीजों की शुद्धता पर नहीं होता, इतना हमारी पढ़ाई पर नहीं होता, इतना हमारी चिकित्सा जो कि एक बहुत जरूरी चीज है उस पर नहीं होता। बाकी आप खुद समझदार हैं।